हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा नया चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट चैप्टर जो कि था ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया होगा। आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बेटा पहला लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जानेंगे क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक, और उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, उन स्ट्रेटजीज के ऊपर आज हम जो है बच्चा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये जो चैप्टर है बेटा मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ही जानोगे, जैसा कि आज आपको टॉपिक दिख रहा है। उसके बाद आप क्या जानोगे, आप जानोगे बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, यानी कि ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है ना बेटा, इससे कुछ जो है प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में आप जो है जानोगे, ठीक। आप बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे बेटा, इसके बाद आप पढ़ोगे बेटा एमटीपी के बारे में, ठीक। और उसके बाद आप पढ़ते हो बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में। देन हम इस चैप्टर में बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी पढ़ेंगे और अंत में जो है इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इनफर्टिलिटी के सॉल्यूशन, जैसे कि बेटा आपने सुना होगा एक बहुत फेमस सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि जो कपल नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या है बच्चा, लैब के अंदर ही जो है आपके क्या कर दिया जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये बेटा जो चैप्टर है ना, ये मिक्सअप है दो चीजों का। इसके अंदर कंसेप्ट भी है, इसके अंदर जो है बेटा थ्योरी भी है। जो थ्योरी है अगर आप उसको एक कहानी की तरह पढ़ोगे, मैं आपको बिल्कुल एक कहानी की तरह बताऊंगा, मैं आपके आगे एक प्रॉब्लम रखूंगा फिर उसका जो है सॉल्यूशन दूंगा, इस तरीके से जो हम पढ़ेंगे ना, आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन लगेगा। और जहां पर कंसेप्ट की जरूरत होगी वहां पर तो आपको इतना मजा आएगा। आप जानते हो बच्चा, हम कंसेप्ट देने में कहीं नहीं चूकते। जहां पर आपका एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है, जितना बेहतरीन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और जितनी चीजें आपको जरूरी हैं बेटा उतनी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर जो है शुरू करना चाहूंगा। और अगर किसी बच्चे को हमारे नोट्स चाहिए तो वो उसे मिलेंगे बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आपको जो है बेटा हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। जो भी बच्चे नोट्स बनाना मतलब थोड़े आलसी किस्म के होते हैं, नोट्स बनाना नहीं चाहते, और जो है किसी के पास ऐसा भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, समय नहीं है, तो उनके लिए नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको सीधे प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपनी पढ़ाई को चौकस रखना है एकदम। चलो आओ देखो, अब हम जो है बात करते हैं। मैंने कहा ना बेटा, बहुत ये जो चैप्टर है ना, देखो ये चैप्टर में जो है शुरुआत में काफी ज्यादा थ्योरी दे रखी है। अब मैं उसी सेम थ्योरी को अपने हाथों से लिखूंगा, बहुत ज्यादा समय जो है आपका जाएगा, ठीक। तो आप क्या करोगे बेटा, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है ये, मतलब थोड़ा सा जो है एक अच्छे वे में इनको जो है लिखा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी की ही लाइन। तो अब हम जो है बेटा शुरुआत करते हैं आज आपके चैप्टर की, तो जरा ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा डेफिनेशन, किसकी, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है बच्चा, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं अगर वो बिल्कुल सही हैं और ढंग से फंक्शन कर रहे हैं, क्या यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। आपका जो सोचने का जरिया है ना, मतलब जो आप सोचते हो आपकी जो लिमिट है वो यहीं पर आके रुक जाती है। आप ये सोचते हो अगर किसी किसी ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं और नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। बट ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा इसको ब्रॉडर वे में समझना होगा। एनसीईआरटी भी यही बताती है कि देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब आप क्या समझते हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इक्वल्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। बट ब्रॉडर मीनिंग आपको समझना होगा। ब्रॉडर मीनिंग क्या है, ब्रॉडर मीनिंग क्या इंक्लूड्स करता है, जरा देखो। देखो ब्रॉडर मीनिंग में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ ये बात करता है बेटा फिजिकल वेलबीइंग की, इमोशनल वेलबीइंग की, सोशल वेलबीइंग की। अब आपको फिजिकल वेलबीइंग से तो समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बेटा वो फिजिकली कैसे हैं, फिजिकली सही हो, ठीक, और जो है वो जो है नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो, ये तो हो गई फिजिकल वेलबीइंग, ठीक है। फिर इमोशनल वेलबीइंग का मतलब क्या है बेटा, इमोशनल वेलबीइंग का मतलब है फीलिंग्स। अब सर कैसी फीलिंग्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, फीलिंग से बेटा हमारा यहाँ कहने का मतलब है आपसे, हम बात कर रहे हैं बेटा आपकी मेंटल स्टेट की। मेंटल स्टेट जैसे कि सपोज
आप करो, किसी की प्यूबर्टी आई है तो उसके अंदर कुछ बेटा चेंजेस हो रहे होंगे, तो उस समय उसके क्या आ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में आ रही होंगी। ठीक, तो हो क्या सकता है, उन चीजों को सोच के वो जो है बेटा थोड़ी टेंशन में आ सकता है, समझ रहे हो। तो इमोशनली आपको जो है एक जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी जो ह्यूमन बीइंग होता है बेटा, वो जो है इमोशनली भी सही होता है। इमोशनली कैसे सही होता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पता है ना, किसी की प्यूबर्टी आई है तो आपको पता है बॉडी के अंदर काफी सारे बेटा चेंजेस होते हैं। जैसे मैं फीमेल का एग्जांपल लेता हूँ, प्यूबर्टी आएगी, उसके जो है बेटा पीरियड्स शुरू हो जाएंगे, तो वो उसको लेके क्या आ जाएगी, थोड़ी टेंशन में आ जाएगी, यार मैं कैसे बात करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो चीजें होती है ना बेटा, जिसके मन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी रॉन्ग प्रैक्टिसेस होने लग जाती हैं, तो जिनके अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं बेटा, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन हम उनको नहीं कंसीडर करते। तो क्या आपको इमोशनल वेलबीइंग समझ में आ गया। इमोशनल वेलबीइंग का मतलब क्या है, कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपको रिलैक्स रहना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है किसी भी चीज को लेके बेटा अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, तो आप क्या करो, आप जो है अपने माता पिता से बात करो, आप अपने जो है बच्चा टीचर से बात कर सकते हो। एनसीईआरटी तो कहती है दोस्तों से भी बात करनी चाहिए, बट एक्चुअली में बेटा आपको पता है दोस्त जो है ना, ये जो आपकी एज होती है ना इस समय, मतलब अगर कोई सही दोस्त है किसी के पास तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है, बट आजकल ऐसा होता नहीं है। बहुत गलत जो है आपको बेटा एडवाइसेस मिलती हैं और उनको बच्चे फॉलो करते हैं, और फिर बाद में बेटा ऐसे ऐसे ब्लंडर्स होते हैं कि मतलब बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हमेशा बेटा अपने से बड़ों से बात करो, जब भी कोई भी चेंजेस आपको लग रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो। मैं कह रहा हूं ना, ये चैप्टर बिल्कुल आपकी रियल लाइफ के ऊपर है और होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा सोशल वेलबीइंग। सोशल वेलबीइंग से मतलब क्या है, तो बेटा सोशल वेलबीइंग का मतलब है सोसाइटी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सोसाइटी में जो है आपको, जैसे कि आप सोसाइटी में रह रहे हो बेटा, होता क्या है कि सोसाइटी जो है बेटा आपकी, जैसे कि जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करती, ठीक है। आपकी जो है क्या कहते हैं, वो जो है अगर किसी से बेटा बात करते हो क्या आप, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सोशल वेलबीइंग का मतलब ये है बेटा कि आप जो है खुल के बात कर सको अबाउट सेक्सुअल हेल्थ। जैसे कि आप कभी बाहर जाओ, कि जैसे मैं किसी मेल से कह दूं कि यार ऐसा कर, तू जो है बाजार जा, या फिर किसी मेडिकल शॉप पर जा, या फिर किसी भी जो है आपकी नॉर्मल शॉप पर जाओ और वहां से स्टेशनरी पैड लेके आओ। तो जब भी जैसे ही बेटा आपका जो है पैड दिमाग में आता है किसी मेल के, मैंने अभी क्या बोल दिया, स्टेशनरी पैड, अरे नहीं बेटा सैनिटरी पैड तो जाके तुम पैड लेके आओ, तो उनके दिमाग में क्या आता है, यार मैं मेल हूं, मैं क्यों जाके लेके आऊं। तो ऐसे लोग क्या ऐसे लोग वाकई में सोशली जो है आपके बेटा क्या है, ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? नहीं बेटा, ऐसे लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। वो लोग जो आपकी बात करते हैं बेटा किसकी, जेंडर के इनइक्वालिटी की, यानी कि कहते हैं कि जो है आपके मेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दो, फीमेल्स को कम दो, क्या आपको लगता है ये लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? नहीं बेटा, ये लोग भी रिप्रोडक्टिवली आपके हेल्दी नहीं है। वो लोग जो किसी का बेटा सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, क्या वो लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? नहीं है। तो सोशल वेलबींग में हम किसकी बात करते हैं, सोशल वेलबींग में हम बेटा इन्हीं की बात करते हैं कि जो है आपके, जो सोसाइटी की बात करते हैं सोशल वेलबींग में, कि क्या आपकी सोसाइटी के अंदर जो है बेटा ये सारी बातें हो रही हैं, क्या जो है वहां पर जो है, क्या जो बिल्कुल सही बात है क्या उनको करा जा रहा है। ठीक, यानी कि वहां कोई भी किसी भी तरह का आपका जो है बेटा टैबू नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। शर्म मतलब बेटा मैं इन राइट टर्म्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बात आप कैसे भी बोल दो, नहीं बेटा। बात जैसे कि किसी फीमेल के अंदर बेटा मेंस्ट्रुएशन आता है, तो आपने जर्नली देखा होगा कि कोई भी जो है किसी भी घर के अंदर पीरियड्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। उनको लगता है पीरियड्स के बारे में क्यों बात करनी है, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में क्यों बात करनी है। तो क्या आपको समझ में आया भाई, कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन हम उसको मानते हैं जो कि जिसके बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही हैं, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली वेल बीइंग है, ठीक, इमोशनली वो बहुत बढ़िया है, यानी कि उसकी मेंटल स्टेट सही है, ठीक, वो किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेता है किसके बारे में, अबाउट आपके क्या कहते हैं, अबाउट सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, समझ रहे हो। और सोशल वेलबींग यानी कि सोसाइटी के अंदर जो बात है उसको कर लेता है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब जब हम बात करते हैं बेटा WHO के अकॉर्डिंग, इसकी बात करते हैं WHO के अकॉर्डिंग की क्या है आपकी डेफिनेशन, तो जरा देखिए। तो WHO क्या कहता है कि भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है एक्चुअल में। तो WHO कहता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है बच्चा, वो एक्चुअली में टोटल वेलबींग है सारे के सारे एस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन के। और कौन कौन से एस्पेक्ट की वो बात करते हैं, वो बेटा बात करते हैं आपके आपसे किस किस बारे में,
वो बात करते हैं बेटा फिजिकल के बारे में। फिजिकल का मतलब आपको पता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल आपके सही होने चाहिए, नॉर्मल फंक्शन करने चाहिए। इमोशनल का मतलब है बेटा मेंटल स्टेट, कि जो आपका बंदा है, जो भी वो जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो वो इमोशनली कितना बढ़िया है। इमोशनली मतलब उसकी मेंटल स्टेट आपकी कैसी है, क्या कहीं वो शर्माता तो नहीं है, उसे शर्म तो नहीं आती है इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने में। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, सोशल का मतलब आपको समझ में आ गया, सोसाइटी के बारे में, कि वो क्या जेंडर को इक्वालिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक, और कहीं वो किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं कर रहा है, ठीक। ये सारी बात होगी सोशल के अंदर। बिहेवियर के अंदर क्या आता है बेटा, बिहेवियर के अंदर हम बात करते हैं आपकी किसकी, एक्शंस की। अब सर एक्शंस से आप क्या कहना चाहते हो बेटा, एक्शंस से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्शन से आपको समझना होगा, बिहेवियर का मतलब होता है एक्शन। एक्शन में किसकी बात कर रहा हूं, यानी कि जो भी आपका पर्सन है वो क्या आपकी सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है। एक्शन मतलब बेटा कर्म की बात तो हुई ना, कार्य, एक्शन का मतलब ही होता है कार्य। तो बिहेवियर की बात यहाँ पर WHO क्या कहता है, बिहेवियर से उनका कहने का मतलब क्या है, बिहेवियर से उनका कहने का मतलब है कि एक ऐसा बंदा जो कि आपका सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को सेफ तरीके से करता हो। सेफ तरीके से कैसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर बेटा कोई कपल है, ठीक है, अगर उसको जो है बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है बट उसको बच्चे नहीं चाहिए, अगर उनको बच्चे नहीं चाहिए तो उनको क्या यूज करना चाहिए, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने चाहिए, जैसे कि बेटा आपका कॉन्डम हो गया, ठीक। तो वो बंदा जो है बिहेवियर से कैसा है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा वो एक ऐसा पर्सन है कि जो कि जिसको पता है बेटा क्या बिहेवियरली वो जो है बेटा जो है आपका क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। जैसे कि वो अवॉइड करता है बेटा आपके मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना। जो ऐसे बंदे होते हैं बेटा वो बिल्कुल कैसे हैं, आपके रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। तो क्या आपको बिहेवियर का मतलब भी समझ में आ गया। बिहेवियर का मतलब है बेटा एक्शंस, और एक्शंस से हम कहना चाहते हैं कि वो जो है बच्चा आपकी जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है क्या उनको सेफ तरीके से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सोशल का मतलब बेटा सोसाइटी, और आपके इमोशनल का मतलब क्या होता है, इमोशनल का मतलब बेटा आपकी माइंड सेट, फीलिंग्स कैसी हैं, ठीक। और फिजिकल का मतलब आप समझ गए। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ रट लेते हैं। हाँ, फिजिकली फिजिकली समझ में आता है उनको, इमोशनल समझ में नहीं आता, बिहेवियर समझ में नहीं आता, सोशल समझ में नहीं आता। क्या आपको सारे के सारे समझ में आ गए, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, ठीक। आओ चलो देखो आगे। अब देखो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के बारे में हम जो है हम बात करते हैं। जरा देखो, A society is reproductively healthy when people have, एक सोसाइटी को हम कब कहते हैं कि बच्चा वो जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, जब आपके क्या हो, जब आपके बच्चा नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, जब बेटा नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो, और क्या हो, और बेटा हेल्दी इमोशनल हो, बिहेवियरल इंटरेक्शंस हो, और सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो। यानी कि बेटा ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके क्या है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग बिल्कुल सही हो रही है, इमोशनली कैसे हैं वो बिल्कुल सही है, बिहेवियरली यानी कि उनके जो एक्शंस हैं वो भी बिल्कुल सही हैं, और वो जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं बेटा वो सेफ हैं और उसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं। जब ऐसे इंडिविजुअल्स की जो एक सोसाइटी बनती है बेटा, उसी को आप कहते हो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। क्या आपको समझ में आ गया, बिल्कुल जी हाँ। पहले हमने एक इंडिविजुअल की बात करी, अब जो है पूरे के पूरे एक सोसाइटी की बात करी। अब इंपॉर्टेंस जान लो जरा भैया, इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की। तो देखो इससे होगा क्या, ये इंश्योर करता है हेल्दी इंडिविजुअल्स। हेल्दी इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाएंगे बेटा, हेल्दी आपकी फैमिलीज, और हेल्दी फैमिलीज होंगी तो बेटा क्या होगा, आपकी सोशल स्टेबिलिटी होगी। जैसे कि आप जो है बेटा देखते हो क्या, अगर कोई इंसान बिल्कुल सेफ प्रैक्टिसेस करता है, जैसे कि कोई किसी का बेटा सेक्सुअल अब्यूज नहीं करता है। सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है बेटा, जरा समझना, यानी कि किसी के साथ बेटा जबरदस्ती कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करना ही क्या कहलाता है, आपका सेक्सुअल अब्यूज कहलाता है। अब सोचो कोई ऐसा बंदा है, किसी की ऐसी मेंटेलिटी है, इतनी गंदी मेंटेलिटी है कि वो सेक्सुअल अब्यूज के बारे में सोचता है, तो क्या आपको लगता है कि वो आगे चल के एक बेटा हेल्दी फैमिली बना सकता है क्या, क्या सोसाइटी के अंदर कोई स्टेबिलिटी ला सकता है, नहीं बेटा। बट अगर उसी इंसान को एक सही समय पर आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छी अवेयरनेस उसको दी जाए, तो उसको समझ में आएगा नहीं यार इस तरह की सोच नहीं आनी चाहिए, बहुत ही गंदी तो और घिनौनी सोच है। तो ऐसे बंदे क्या होंगे, हेल्दी इंडिविजुअल्स बनेंगे, आगे चल के हेल्दी फैमिलीज बनाएंगे, और यही हेल्दी फैमिलीज बेटा सोसाइटी के अंदर क्या लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। और अगर कोई बंदा बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो क्या होगा बेटा, वो किन चीजों से बच जाएगा, वो किन चीजों को प्रिवेंट करेगा बेटा, डिसीज को। आपको पता है, अगर कोई इंसान को पता है कि यार मल्टीपल पार्टनर्स के साथ
सेक्सुअल इंटरकोर्स करना गलत बात है। इससे क्या हो सकता है, आपको कोई बीमारी हो सकती है। अगर इंसान को पहले से पता होगा तो बेटा वो इन चीजों को अवॉइड करेगा, और अगर वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड कर रहा है तो बेटा वो क्या कर रहा है, बीमारियों से भी दूर रह रहा है। ठीक है। दूसरा होता है बेटा मिसकंसेप्शंस। अगर किसी को पता है बेटा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो वो कभी भी जो है आपके मिथ और मिसकंसेप्शंस को नहीं मानेगा। मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं बेटा, मन गढ़ंत कहानियां जो लोग मान लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सोसाइटी ने हमारी मान रखा है, जिन लोगों ने नहीं पता है। चलो यार कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या, एक डिलीवरी बॉय आ गया था, पार्सल लेने में गया था। ठीक है। तो सुनो, मैं बात कर रहा था बेटा आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता है, सही मीनिंग पता है, तो वो कभी भी बेटा किन चीजों में नहीं आएगा, मनगढ़ंत कहानियों में नहीं आएगा, मिसकंसेप्शंस का शिकार वो कभी नहीं होगा। जैसे कि मिसकंसेप्शन क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। हमारी सोसाइटी, जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता है, वो लोग अभी भी मानते हैं कि जो फीमेल होती है वही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बच्चे के। बच्चा यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करता है, आपको पता है मेल डिसाइड करता है। बट सोसाइटी क्या मानती है कि यार फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल है चाइल्ड के, किसके लिए बेटा, चाइल्ड के सेक्स के लिए, यानी कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। और मिसकंसेप्शन क्या है, मिसकंसेप्शन जैसे कि बेटा अभी भी हमारी सोसाइटी क्या मानती है कि यार सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना क्या है, बहुत ही ज्यादा रॉन्ग बात है, कि बच्चों से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, बच्चे बिगड़ेंगे। नहीं बेटा, बच्चे नहीं, सोसाइटी का मानना बहुत गलत है। अगर बच्चे बाहर से सीखेंगे तो बिगड़ेंगे, अपनों से जानेंगे तो सही चीज जानेंगे और सही तरीके से चीजें होंगी। समझ रहे हो। तो ये सारे वो मिसकंसेप्शन हैं। जैसे कि मैं आपको एक और मिसकंसेप्शन बताता हूँ। लोगों को लगता है किसी को एड्स है तो छूने से एड्स हो जाएगा। बड़े खतरनाक खतरनाक मिसकंसेप्शन, एक से एक ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनने को मिलती हैं जिनको सुन के बहुत हंसी आती है। और आप यकीन करोगे कि बच्चे जो है इन चीजों को मानते हैं। जैसे कि आप बायो पढ़ रहे हो तो आप थोड़े समझदार हो, ठीक है, पर आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पुरानी चीजें काफी मान के बैठे होंगे, जिनके आज जो है अब जाके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, यार ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक। तो अगर एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी बेटा पर्सन है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे कि वो कभी भी इन मिसकंसेप्शंस में नहीं आएगा। और वो कब समझेगा कि मिसकंसेप्शंस हैं, जब उसके पास एकदम सही कंसेप्ट होगा। और क्या प्रिवेंट करता है बेटा, सोशल इश्यूज को भी बेटा ये क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है। अब जरा आगे देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, अब हम बेटा प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज के बारे में क्या है जानने वाले हैं। पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे फिर स्ट्रेटजीज की। तो जरा देखो, इंडिया के अगर मैं रोल की बात करता हूं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो इंडिया जो है आपकी पहली कंट्री थी जिसने क्या करा था, नेशन वाइड, नेशन लेवल का उसने एक्शन प्लान लॉन्च करा था, किसके लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो आपको पहली बात क्या याद रखनी है कि भैया इंडिया का जो रोल है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया पहली कंट्री थी जिसने जो है बेटा नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक्शन प्लान लेके आया था। जैसे कि उनका जो सबसे पहला प्लान आया था बेटा, वो आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये वाली बात भी आप याद रखोगे। तो सबसे पहला प्लान आया था बेटा, वो कौन सा था, फैमिली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर किस चीज की बात करी जा रही है, फैमिली की प्लानिंग की। कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो बेटा 1951 में स्टार्ट हुआ था। की फीचर्स क्या थे कि पीरियोडिकली असेस इसको करा गया था। इसका एम क्या था बेटा, देखो नाम से आपको क्या पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके जो है इंडिविजुअल्स को बताया जा रहा है कि आप फैमिली की प्लानिंग किस तरीके से करो। अब फैमिली की प्लानिंग से हुआ क्या, इससे ये होगा बच्चा, जो यंग मैर जो आपके जिन्होंने अभी अभी शादी करी है उनको पता होगा कि यार कि कितने बच्चे करना जरूरी है। कहीं हम ज्यादा बच्चे तो नहीं कर रहे, क्या हम उनका खर्चा उठा सकते हैं, क्या आगे चल के हम उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको जरूरत है। यानी कि क्वालिटी को चूज करा जाए ना कि क्वांटिटी को। यानी कि इससे अल्टीमेटली होगा क्या, इससे अल्टीमेटली होगा बेटा आपका कंट्रोल होगी पॉपुलेशन। ठीक है। और इसका एम क्या था, इसका दूसरा एम ये था कि ये प्रमोट करते, क्या प्रमोट करना था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट इनको जो है बेटा करना था। तो क्या आपको समझ में आ गया, इंडिया जो है बेटा उसका जो रोल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वो इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इंडिया पहली कंट्री थी जिन्होंने क्या करा था, नेशनल लेवल पर जो है बेटा सबसे पहले एक प्रोग्राम लॉन्च करा था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 1951 में करा गया था। और इसका जो है पर्पस क्या था, पर्पस था इसका बेटा पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है बेटा प्रमोट करना। ठीक। आगे जरा देखो फिर इसके बाद क्या हुआ था बेटा, यही जो प्रोग्राम था ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसी के अंदर जो है क्या करा गया,
इसी के अंदर जो है बेटा आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी जोड़ा गया और आगे एक प्रोग्राम बना, यानी कि यही प्रोग्राम मॉडिफाइड हुआ जो कि आगे चल के कहलाया बेटा RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या कहलाया बेटा? रिप्रोडक्टिव, ये आपका कहलाया बेटा RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है ये आगे चल के कहलाया। ठीक, ये क्या था बेटा? इम्प्रूव्ड वर्जन था अर्लियर प्रोग्राम्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसी के अंदर बेटा आपकी जो है कुछ चीजें ऐड करी गई, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो एरिया था उसको अच्छे से और इंटीग्रेट करा गया और फिर इसी को हम क्या कहने लगे? RCH कहने लगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब देखो ये क्या क्या कवर करता है आपका, तो ये कवर करता है बेटा वाइड रेंज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरियाज। तो बेटा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एरियाज हैं उनको कवर करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था बेटा अवेयरनेस क्रिएट करना। क्या करना? अवेयरनेस क्रिएट करना और आपके क्या करना? प्रोवाइड करना किसको? मेडिकल फैसिलिटीज को और सपोर्ट सिस्टम्स को प्रोवाइड करना। इनका क्या था बेटा? एम था। ठीक, गोल क्या था? गोल इनका बेटा, गोल जो है जितनी भी अब तक आप देखोगे बेटा, गोल क्या होता है? गोल एक ही होता है कि जो हमारी सोसाइटी हो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मतलब कैसे बेटा? उनको जो है आपके उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल हो, उनकी जो है बेटा नॉर्मल फंक्शनिंग हो, हेल्दी हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इमोशनली वो बिल्कुल बढ़िया हो, बिहेवियरली वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो और जो है बेटा सोशली भी वो बहुत अच्छे हो। ठीक, ये सारे वो एम हैं जिनके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, यानी कि बिल्ड आ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। आगे जरा देखिए, अब इसके बाद क्या होता है बेटा? अवेयरनेस क्रिएशन किस तरीके से करा गया? हमने कहा ना RCH का जो काम था वो क्या था कि अवेयरनेस को क्रिएट करना। बेटा आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है RCH की, तो आपको याद रखना है RCH का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक, अब हमें पता है इसका काम क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस किस तरीके से करी जाएगी? तो अवेयरनेस करी जाएगी आपकी बेटा ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू, यानी कि अगर मैं आज की बात करता हूँ, अगर हम पहले के जमाने में जाएं तो बेटा रेडियोस चलते थे, बिल्कुल। तो रेडियोस के थ्रू आप क्या कर रहे हो? अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा विजुअल मीडिया जैसे टीवी हो गए, तो टीवी के अंदर एड चलाए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को बताया जा सके बेटा फैमिली प्लानिंग के बारे में, और भी तरह तरह की बेटा जो आपकी, जिससे आपने जैसे देखा होगा जैसे कुछ स्लोगन्स आपको देखने को मिलते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, समझ रहे हो? इसके अलावा बच्चा आपकी जो है निरोध के ऐड आते हैं, यानी कि जिसके अंदर बेटा कॉन्डम्स को प्रमोट कराया जाता है, बताया जाता है कि यार जो है आपको एक जो है किसी के साथ ऐसे ही सेक्सुअल प्रैक्टिस में किसी के साथ ऐसे ही इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए, आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कहीं वो ऐसा तो आप जिसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है इस आपसे पहले भी उसने जो है काफी लोगों के साथ जो है बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है, और उसने क्या वो एक सेफ हाइजीन तरीके से कराया या नहीं कराया बेटा आपको नहीं पता है, समझ रहे हो? तो इन सारी चीजों को जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है कि यार ऐसा नहीं कि जो है आप किसी के साथ भी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, नहीं, आपको पहले बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसके अलावा आप कैसे और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो बेटा? प्रिंट मीडिया के थ्रू, जैसे कि आपके मैगजीन्स हो गए, आपके न्यूज़पेपर हो गए, उनके थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं बेटा? एक तो गवर्नमेंट, और दूसरे जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं बेटा वो रोल प्ले करते हैं NGO, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको समझ में आया, RCH का एम था अवेयरनेस क्रिएट करना, और अवेयरनेस किस तरीके से क्रिएट करी? ऑडियो मीडिया के थ्रू, विजुअल मीडिया के थ्रू, आपके प्रिंट मीडिया के थ्रू। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर और NGOs भी क्या कर रहे हैं? मिलके काम कर रहे हैं इस सब के लिए। जैसे कि बेटा नुक्कड़ नाटक के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि कुछ ऐसे जो है प्रोग्राम्स, जैसे कि मैं अपना स्कूल का एग्जांपल बताता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार जो है बच्चा क्या हुआ था, आपका एक जो है कोई तो ऑर्गेनाइजेशन आई थी और उन्होंने जो है एक नाटक परफॉर्म करा था जिसके अंदर जो है बेटा हेल्थ से रिलेटेड, उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात नहीं करी थी, एक नॉर्मल हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने बात करी थी। जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको उस समय क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को एक गंभीर हालत में दिखा और आप वहां से निकल जाओ, नहीं, आपका फर्ज क्या बनता है, आप किसी के, अगर आपके पास फोन है तो आप निकाल के एम्बुलेंस को फोन करो, नहीं तो अगर आपके आसपास कोई है तो आप जाओ उसकी मदद करो। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे स्कूल में एक बार प्रोग्राम हुआ था। तो इसी तरीके से क्या होता है, वेरियस जो NGOs होते हैं बेटा अलग अलग जो है विलेजेस में जाके, यानी कि जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उन लोगों को जो है नाटक के थ्रू बता रहे हैं कि यार अच्छा ये चीज होती है, ये ऐसे होती है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। यही जो है सारे के सारे बेटा इन्हीं के थ्रू अवेयरनेस करी जा रही है।
अब हम जरा रोल ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी का रोल। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन है सोसाइटी के अंदर? जब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं आपको लेता हूँ, तो आपके सबसे नजदीकी कौन है बेटा? आपके पेरेंट्स हैं, बिल्कुल। इसके अलावा कौन है? आपके रिश्तेदार हैं। फिर आप स्कूल जाते हो तो आपके टीचर्स हैं, फिर आपके दोस्त हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो आपके बेटा जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये लोग आपको किस तरह की सलाह देते हैं। ठीक, अगर आपको ये सही बातें बता रहे हैं तो आप आगे चल के रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होंगे। क्या आपको समझ में आया? तो बच्चा कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पेरेंट्स करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, फ्रेंड्स करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे इन रियलिटी आज के टाइम पर, आप जानते हो बेटा, दो लोग, सिर्फ दो ही लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, एक आपके टीचर्स, एक आपका पेरेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो है बेटा फ्रेंड्स आपका भला नहीं चाहते, बट क्या आप इतने लक्की हो कि आपके पास एक अच्छा दोस्त है जो आपको बिल्कुल सही सलाह दे? अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो आपको गलत सलाह ना दे और कहीं आप उसकी बात ना मान लो। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो वो सीधे गूगल निकालते हैं। अब तो चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी पर डाल के, बेटा सच बताऊं ना, कभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या बॉडी से रिलेटेड आपको कोई भी चेंज लग रहा है ना, एक तो गूगल और इन पर भरोसा मत करा करो यार। ये एक जर्नल एडवाइस देते हैं यार। आपको अगर कोई और चीज सर्च करनी है वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, बट इन चीजों को आप सर्च कर रहे हो नहीं। आपका पहला काम बनता है या तो आप अपने टीचर्स से जाके बात करो इसके बारे में, या फिर आप अपने पेरेंट्स से जाके बात करो, ठीक है? फिर वो बताएंगे फर्दर आपको क्या करना है। अगर कोई किसी के अंदर कुछ मेजर चेंज आ रहे हैं बच्चा, तो वो आपसे कहेंगे शायद आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यानी कि एक राइट गाइडेंस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो आप बताओगे पेरेंट्स का भी रोल है, रिलेटिव्स का भी रोल है, टीचर का भी है, फ्रेंड्स का भी है, ठीक है? और ये हेल्प करते हैं किसके अंदर बेटा? ये हेल्प करते हैं आपकी किसके अंदर? स्प्रेडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक सही जो है बेटा सूचना को आप तक पहुंचाने में, और प्रिवेंट करने में मिथ और मिसकंसेप्शंस को, जिससे कि आप कोई भी गलत धारणा अपने मन में ना बना लो। तो इन सबको हटाने में भी आपकी मदद करते हैं। अब जरा आगे देखिए, अब बात करते हैं बेटा सेक्स एजुकेशन के बारे में, ठीक है? शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स। जो आपकी बेटा सेक्स एजुकेशन है उसको स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा कभी अभी जो है बेटा समय मिलता है तो मैं डिबेट देखता हूँ, तो काफ़ी बार जो है सेक्स एजुकेशन की बात होती है तो काफ़ी लोग कहते हैं नहीं यार सेक्स एजुकेशन को नहीं लाना चाहिए, कुछ कहते हैं सेक्स एजुकेशन को लाना चाहिए। तो बेटा सच्चाई पता है क्या है? सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत तो है, बट पता है सवाल क्या है कि यार वो कौन सी एज है जिस एज पर सेक्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करा जाए? किस एज पर जो है इसके बारे में आपसे बच्चों से जो है बात करी जाए, ये एक सवाल है, ठीक? अब मैं इसके ऊपर अपनी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पर ही फोकस रखते हैं, ठीक है? देखो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, मेरा मानना है यार। अगर कोई आगे चल के जो है बेटा, अगर कोई बहुत ही गलत, समझ रहे हो, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं किसी से, बहुत ही ज्यादा कोई गलत सलाह दे देता है बच्चा उस चक्कर में, जो कि आगे जाके उस पर्सन की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर उसको सही समय पे बेटा सेक्स एजुकेशन मिल गई होती तो क्या पता वो बंदा कभी आगे चल के वो बहुत बड़ी गलती ना करता जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह ना होती। तो बेटा सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्पस क्या है सेक्स एजुकेशन का? बेटा पर्पस इसका सिर्फ एक ही है कि एक्यूरेट नॉलेज आपको प्रोवाइड कराना। और जब आपके पास बिल्कुल सही नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि यार जैसे ही प्यूबर्टी आती है आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस होना नॉर्मल बात है। ये चेंजेस होना बेटा क्या है आपका? नॉर्मल बात है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ होता क्या है बच्चा, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे करता हूँ। जैसे कि आपको पता है प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है बेटा, आपका जो है स्पर्म्स बनने लग जाते हैं, ठीक है? स्पर्मियोजेनेसिस होने लग जाता है। तो कभी जब भी क्या होता है बेटा, आपका जो है इजैक्यूलेशन हो जाता है, ठीक है? आपने देखा होगा कभी आप जो है सोने गए और आपने सुबह देखा कि यार जो है आपका इजैक्यूलेशन हो गया। अब किसी को पता है कि यार ये एक होना नॉर्मल बात है, ठीक है? तो वो इंसान कहेगा यार इट्स इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस और ये हो सकता है। बट अगर किसी को नहीं पता है तो उसके मन में क्या होगा? या तो वो सोचेगा, सबसे पहले तो देखो डर लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे बताएं घर वालों को, घर वाले डांटेंगे, हमसे कुछ गलती हो गई, क्या होगी, चार तरह की चीजें दिमाग में आ जाती हैं। सोसाइटी क्या सोचेगी, दोस्त क्या सोचेंगे। फिर अगर थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई तो पता है बच्चा क्या करता है? दोस्तों से जाके पूछता है और फिर वो उसको देते हैं गलत गलत और गंदी सलाहें। ये जो बेटा जब से इंटरनेट चला है ना, समझ रहे हो, तो बच्चे बहुत ही गलत चीजों का एक्सेस कर रहे हैं। और मतलब जो है आगे चल के बेटा चीजें ठीक नहीं हो रही है, ठीक है?
इसलिए हमेशा बेटा एक्यूरेट नॉलेज होना ज़रूरी है, और ये एक्यूरेट नॉलेज मुझे पता है कि मिलेगी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स से या फिर आपके टीचर से। जैसे कि मैं आपको अपना किस्सा बताऊं, चलो सुनो। हुआ क्या था बेटा, जब हम आपकी 8th क्लास में या 9th क्लास में आपका चैप्टर आता है ना रिप्रोडक्शन, तो हमारे स्कूल के अंदर जो है बेटा, हमारे टीचर ने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था यार मैं इन बच्चों से इस बारे में कैसे बात करूं। अब सोचो वो जो टीचर था उसकी कितनी ही गलत और बहुत ही घटिया सोच में उस समय कहूंगा, कि उसने हमें एक चैप्टर नहीं पढ़ाया। अगर वो हमें उस समय चैप्टर पढ़ाता तो हमें जो है चीजें अच्छे से पता लगती। हालांकि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, ठीक है, क्योंकि यार हमें जो है, सच बताऊं तो हमारे टाइम पर बेटा इतना जो है वो नहीं थी चीजें। अब आपके टाइम पर क्या है, आपके पास एक तो ये जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट सही भी है और बेटा गलत भी है, डिपेंड ऑन द यूजेस कि आप कर कैसे इस्तेमाल रहे हो। समझ रहे हो? तो टीचर्स का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर्स सोचते हैं यार मैं इन बच्चों को कैसे बताऊंगा, टीचर शर्मा जाते हैं, फिर बच्चे जो है शर्मा जाते हैं, फिर यही बच्चे जब आगे चल के बेटा 11th 12th में आते हैं ना, जब मैं 12th में चैप्टर पढ़ाता हूँ बच्चों को, कुछ बच्चे बेटा हंसते हैं, उनको हंसी आती है। यार यार मतलब इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और आपको हंसी लग रही है, आपको मजाक लग रहा है। लोग जब रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब मैं क्या बताऊं, बच्चे पता है क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाओ सर। मतलब आप सोच रहे हो कि वो जो है बेटा मेंटली जो इमोशनल वेलबीइंग की बात करी थी ना, जो बच्चे कहते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो सोच लो आप उनकी इमोशनली वो कितने रिप्रोडक्टिवली फिट है। और आगे चल के अगर यही मेंटल स्टेट रही उनकी, तो आगे चल के वो सोसाइटी में बेटा कैसे एक हेल्दी सोसाइटी बनाएंगे। इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर उसको जो है नॉलेज मिले, जिससे कि बेटा किसको प्रिवेंट करा जा सके, आपके बेटा मिथ और मिसकंसेप्शंस को प्रिवेंट करा जा सके। कौन कौन से टॉपिक जो है बेटा कवर होते हैं आपके सेक्स एजुकेशन के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करी जाए, एडोलोसेंस चेंजेस बेटा, बिल्कुल यही बात, कि एक उम्र के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में बात करी जाए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भैया अगर आप सोते हो और सुबह जगते हो और आपको इजेक्यूलेशन देखने को मिलता है, यानी कि आपने जो है देखा, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। किसी लड़की जो है बेटा आपकी, उसकी जो है प्यूबर्टी आ गई, और हुआ क्या, एक दिन वो देखती है कि यार वो जो है उसको ब्लड ब्लड दिखता है, ब्लीडिंग दिखती है, ठीक है, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गए। तो वो घबराए ना, उसको पता हो इन चेंजेस के बारे में। और इन चेंजेस के बारे में कौन बताएगा, इन चेंजेस के बारे में बेटा या तो टीचर्स को बताना होगा या फिर पेरेंट्स को बताना होगा। और बेटा कौन कौन से टॉपिक, और सेक्सुअल हेल्थ को भी जो है कवर करा जाएगा इसके अंदर। ठीक, आगे देखिए, की नॉलेज एरियाज फॉर पब्लिक रिप्रोडक्ट, की नॉलेज एरियाज फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए की नॉलेज एरियाज क्या है बेटा, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, एडोलोसेंट चेंजेस हो गए, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो गए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसके अंदर बेटा आपका एड्स आ जाता है, ठीक है, ये सारे वो नॉलेज एरियाज हैं पब्लिक के लिए। बढ़िया। अवेयरनेस जो है बेटा आपको, अवेयरनेस लीड करती है कहाँ पर, हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर कोई इंसान अवेयर है इन सारी चीज के बारे में, किस बारे में बेटा, अगर एक इंसान को अच्छे से पता है कि उसको जो सेक्सुअल प्रैक्टिस करनी है तो उसको सेफ एनवायरनमेंट में करनी है और प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, जिससे कि बेटा क्या नहीं हो पाएंगी। अगर वो इस चीज को फॉलो करेगा तो कभी भी उसके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि एड्स हो गई। तो अगर उसको अवेयरनेस है तो बेटा वो कैसी लाइफ जिएगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा, ठीक है। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है बेटा किसके लिए, एडोलोसेंट के लिए, यानी कि ये जो उम्र होती है ना बच्चा, आपको मैं बताता हूँ, ये जो आपकी 17 18 से लेके लगभग 23 24 तक की जो एज होती है ना, इसके अंदर बहुत ही डेलिकेट होता है। जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होता है, ठीक है। इस समय अगर वो बेटा सही काबू में रहा, चीजें उसने बिल्कुल सही चीजों से, सही जगह से उसने नॉलेज गेन करी है, तो वो बिल्कुल सही जाएगा आगे लाइफ में। नहीं तो बेटा इसी समय पर बहुत सारी गलतियां होती हैं और आगे चल के जो है चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। अब जरा आगे देखिए, आप देख रहे हो ना ये सारी बेटा क्या है, नॉर्मल जो है सोसाइटी के अंदर वो चीजें हैं जो आपको बताई जाती हैं, मतलब बताते नहीं है बट बतानी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था इसके अंदर जो है आपकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल एक कहानी की तरह है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। आगे देखो बेटा, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही जो है आपको क्या देनी है, एजुकेशन देनी है, एजुकेशन कपल्स को भी देनी है, एजुकेशन कपल्स को भी देनी है। और जब कपल्स को एजुकेशन देंगे तो उसका फोकस किस पर होगा, फोकस होगा बेटा उसमें आपके बर्थ कंट्रोल मेथड्स पर, प्रेगनेंसी केयर पर, पोस्ट नेटल केयर पर, और ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस पर। सबसे पहले बेटा अगर दो लोग जिन्होंने अभी अभी नई नई शादी करी है, नए नए कपल बने हैं, तो सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि उनको बेटा कितने बच्चे करने हैं और कब करने हैं, ठीक है। समझ लो कितने बच्चे करने हैं और कब करने हैं, अगर ये उनको पता है बढ़िया है।
यानी कि बेटा होगा क्या, बच्चे उनको ऐसा, तो देखो आप समझो, जब कोई कपल आपकी शादी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो है बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, सर बिल्कुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। अब बेटा हर सेक्सुअल इंटरकोर्स का पर्पस ये नहीं है कि आपका जो है हमें एक बच्चे को जन्म देना है, यानी कि बर्थ कंट्रोल के मेथड आपको पता होना चाहिए। या तो आप बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय बेटा कॉन्डम यूज करेंगे, और कॉन्डम में बेटा मेल भी यूज कर सकता है, फीमेल भी यूज कर सकता है, क्योंकि मेल कॉन्डम भी आता है, फीमेल कॉन्डम भी आता है। बेटा बात करेंगे इन सब के बारे में कल की क्लास के अंदर, ठीक है। यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड पता होनी चाहिए। अब अगर सपोज करो किसी को जो है बच्चा पैदा करना है, तो प्रेग्नेंट हो गई महिला, और प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होगा बेटा, जो है दोनों के दोनों को पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में केयर करनी है बच्चा। यानी कि जो मेल है उसको पता होना चाहिए, जो फीमेल, जो मेरी जो पत्नी है जो प्रेग्नेंट हो गई है, मुझे उसकी क्या करनी है, केयर करनी है, प्रॉपर केयर के बारे में पता होना चाहिए। और बच्चे को जन्म देने के बाद बेटा पोस्ट नेटल केयर, यानी कि बच्चे की और माँ की दोनों की आपको क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है उसको पता होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि भैया जो इनिशियल डेज का जो आपका मिल्क होता है बच्चा, वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड कर रहा है। आपने देखा था मैंने लास्ट चैप्टर में जो है इसके बारे में बात करी थी। तो क्या आपको समझ में आया, हमें जो है कपल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। कपल्स के लिए सेक्स एजुकेशन में क्या है कि भैया अगर आपको बच्चे पैदा नहीं करने हैं तो आपके उसके लिए कुछ जो है मेथड्स आते हैं, आपको उनको अपनाना होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो फिर प्रेगनेंसी में आपको केयर करनी है फीमेल की, वो आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से करनी है। फिर जो है डिलीवरी के बाद बेटा बच्चे और माँ दोनों की जो है केयर करी जानी चाहिए, यानी कि पोस्ट नेटल केयर। और जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है उसको जो है बेटा उस महिला को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ठीक। बढ़िया, आगे देखो, वुमेन एंड हेल्थ, विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल चाइल्ड केयर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। तो बेटा आपकी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए बेटा किसको, आपकी विमेन्स को, यानी कि जितना आप मेल को आगे बढ़ा रहे हो उतना ही फीमेल को आगे बढ़ाओ। इसके अलावा अगर आपके यहाँ फीमेल चाइल्ड पैदा हुई है तो बेटा उसकी भी आपको सेम वे में केयर करनी है। इससे होगा क्या, जब आप इन चीजों को करोगे तो आप बेटा क्या करोगे, आप बिल्ड करोगे, किसको बिल्ड करोगे, हेल्दी फैमिलीज को बिल्ड करोगे। और आप इन सब चीजों को करोगे बेटा, अगर आपको जान गया, आपने पहले ही प्लानिंग कर ली कि अब मुझे इतने ही बच्चे चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको आपका मनचाहा परिवार का साइज होगा, डिजायर्ड फैमिली साइज, आप अचीव कर लोगे क्या, डिजायर्ड फैमिली साइज को, ठीक। बढ़िया, आगे देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल अवेयरनेस, पॉपुलेशन कंट्रोल अवेयरनेस। चलो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस। अब देखो नीड टू कंट्रोल, हमें क्या कंट्रोल करने की जरूरत है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो बेटा होता है आपने देखा हुआ, आपको मैं कल जो है डाटा बताऊंगा कि इंडिया की जब इंडिपेंडेंस के समय पर जो आपकी पॉपुलेशन का नंबर था और आज जो पॉपुलेशन का नंबर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। समझ रहे हो, ये इतनी जो है पॉपुलेशन एकदम से कैसे बढ़ गई, क्यों, क्योंकि हमारे देश में सही समय पर बेटा क्या हुआ, अवेयरनेस उसके बारे में नहीं फैलाई गई। जैसे कि अगर कोई बंदा जो है, आप सपोज करो जैसे कि मेल, आपका एक कपल है उसमें से सिर्फ एक ही जो है बच्चा आपका जो, जैसे सपोज करो सिर्फ मेल है जो नौकरी करता है, फीमेल नहीं करती। अब जो है उसको पता होना चाहिए उसका सैलरी ब्रैकेट कितना है, कि वो आखिर कितने रुपए कमाता है, जितने रुपए वो कमाता है बेटा क्या उसमें वो कितने बच्चों को पाल सकता है। पालने का मतलब बेटा ये नहीं होता सिर्फ खाना, नहीं बेटा, क्या वो उनकी जो है बेटा बेहतरीन तरीके से केयर कर सकता है, उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सकता है, अगर कभी कोई सी बच्चे को कोई बीमारी हो जाए तो क्या वो उनको अच्छे से दिखा सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट बेटा कब क्लियर होंगे, जब उसको प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है। इसलिए जो है बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। तो हमें पीपल्स को किस बारे में एजुकेट करना है, तो एजुकेट पीपल अबाउट, हमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बेटा, यानी कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन से क्या क्या आपके जो है रिजल्ट निकलेंगे उसके बारे में अगर किसी को पता होगा तो पहले ही रुक जाएगा। और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी बेटा एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक। सोशल प्रॉब्लम्स एड्रेस्ड, आगे देखो, अवेयरनेस नीडेड अबाउट, हमें जो है बेटा अवेयरनेस फैलानी है किसके बारे में, सेक्स एब्यूज के बारे में, मैंने और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। सेक्स अब्यूज क्या होता है, सेक्सुअल अब्यूज की आपने जो है बेटा किसी की भी जो है आपने क्या करा है, आपने उसकी कंसेंट नहीं ली है, वो तैयार नहीं है, किसी के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल प्रैक्टिस करी जा रही है, तो इसको आप कहते हो बेटा सेक्स अब्यूज। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी बेटा क्या होते हैं, जैसे कि किसी का रेप हो जाना बेटा,
तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्यों? क्योंकि सोसाइटी में बेटा अवेयरनेस नहीं है। सही समय पर सही अवेयरनेस दी जाती तो ऐसा नहीं होता। ठीक, तो गोल क्या है? गोल हमारा बेटा यही है कि एनकरेज करें पीपल को थिंक रेस्पॉन्सिबली। देखो कि बहुत सोच समझ के सोचें, जो मैं एक्शन ले रहा हूं उसका रिजल्ट क्या होगा। टेक प्रिवेंटिव एक्शंस। और फाइनल गोल क्या है बेटा? फाइनल गोल तो हमारा फिक्स है बेटा, सोशली रेस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी। यानी कि जो पर्सन है बेटा वो सोशली रेस्पॉन्सिबल हो, उसे पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ठीक है, और जब वो उसके अंदर ये सारी समझ होगी तो वो आगे चल के एक ऐसी सोसाइटी बनाएगा जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी। ठीक, अब देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जितनी भी हमने बात करी है बेटा, इनके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए बेटा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको जैसे बताया, जैसे सपोज करो किसी के मन में आया कि यार मेरी बॉडी में ये चेंज हो रहा है, वो किससे जाके पूछेगा बेटा? वो डॉक्टर से जाके पूछेगा। बिल्कुल। तो बेटा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी तो होनी चाहिए कि वो वहां जाए, पूछे, और अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो अपना इलाज करा सके। तो जितनी भी हमने यहाँ पर डिस्कशन करे हैं उन सब चीजों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आरसीएच की बात याद है आपको? याद होंगी। उसके अंदर वो बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के बारे में। तो बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑर्गन्स का नॉर्मल होना जरूरी है। अगर किसी के अंदर कोई भी बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बीमारी है तो उसको इलाज कराने जाना पड़ेगा। यानी कि इलाज कराने जाएगा तो बेटा प्रॉपर वहां पर मशीन होनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल किसकी बात हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब उन मशीन्स को चलाने के लिए अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, तो मेडिकल जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है वो चाहिए। इसके अलावा बेटा मटेरियल की सपोर्ट, वही रॉ मटेरियल की बात आ गई ना, तो वो जो है उसकी भी जरूरत है। ठीक है, दीज आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी। और इन सारे बेटा जो है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए बेटा ये जो है सारी चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना मुझे बताएं। बेटा ये जो चैप्टर है ना, आप इसको ऐसे समझो, आप इसकी 2-3 रीडिंग लगा लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत नॉर्मल बातें ये करता है। फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन सी ईयर में आया था? 1951 में। फिर बाद में ही इसी के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ज्यादा जोर दिया गया, तो इसी का नाम चेंज करके मॉडिफाई करके इसको आरसीएच कर दिया गया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। आओ देखो, और जहां पर कंसेप्ट आएंगे वहां पर हम बताएंगे। अब देखो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड, हेल्थ केयर सपोर्ट, किस किस के लिए हेल्थ केयर सपोर्ट? बेटा प्रेगनेंसी के लिए हेल्थ केयर सपोर्ट। जब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो बेटा कुछ टेस्ट होते हैं, तो उस जगह पर जाके वो टेस्ट करवा सके, फिर बाद में डिलीवरीज अच्छे से हो सके। अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गई है तो बेटा उसको प्रॉपर इलाज मिल सके। अगर अबॉर्शन कराना है तो बेटा अबॉर्शन हो सके। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अगर किसी को जानना है तो कॉन्ट्रासेप्शन हो सके। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स का भी बेटा जो है आपका क्या हो सके? इलाज हो सके। अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो बेटा उसका भी जो है इलाज कर सकें। यानी कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बेटा इन सारी चीजों को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर किसी को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ जो है बेटा हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प, तो वो उसको मिलनी चाहिए। डिलीवरी के समय उसको हेल्प मिलनी चाहिए। एसटीडीज में हेल्प मिलनी चाहिए। अबॉर्शंस में हेल्प मिलनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं कल बात करूंगा बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रासेप्शन को आपको समझना होगा। कॉन्ट्रासेप्शन बेटा ऐसे मेथड या ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो प्रेगनेंसी नहीं होने देते। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपका बेटा कॉन्डम के बारे में। कॉन्डोम कह लो, कॉन्डम कह लो, जो है मेजरली लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं क्या होता है। आप जानते हैं बेटा एक जो है रबड़ का मरा हुआ, एक जो है बेटा रबड़ से बना हुआ आपका क्या होता है? रबड़ का एक मटेरियल होता है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, या तो उसको बेटा मेल जो है क्या करेगा, जो है उसको यूज करेगा, या फिर फीमेल यूज करेगा। दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेगा तो क्या होगा? आपका जो बेटा गैमीट का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। गैमीट यानी कि स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा किसके अंदर? रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और जब बेटा गैमीट ही नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? समझ रहे हो? तो इसको कहते हैं, ये एक तरीके का क्या है बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई। एम क्या है बेटा? कॉम्प्रेहेंसिव रिप्रोडक्टिव केयर, आपको एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव केयर मिले। आगे देख बेटा, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, नीडेड किस चीज के लिए जरूरत है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की? बेटर टेक्निक्स के लिए और बेटा न्यू स्ट्रेटेजीज के लिए। आप जानते हो टाइम टू टाइम बेटा चीजें बदलती रहती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आज यार
सपोज करो कि गवर्नमेंट या फिर कोई एनजीओ किसी चीज से रिलेटेड कोई एड चला रहा है, अगर उनको पता है यार कुछ नया मिसकंसेप्शन आ गया है मार्केट के अंदर, ये लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, तो उनको जो है बेटा टाइम टू टाइम चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ेंगी कि यार अब इस बारे में गलत बात करी जा रही है, चलो इनको सही इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। और इंश्योर करें इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज को। लीगल मेजर्स बेटा, जैसे कि बेटा आपका बैन होना चाहिए किस पर, एमनियोसेंटेसिस पर। अब आपको बताता हूं क्या होता है एमनियोसेंटेसिस। तो बेटा बैन होना चाहिए किस पर, एमनियोसेंटेसिस पर। किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जिससे कि आपके फीमेल फीटिसाइड को रोका जा सके। क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, तो बेटा ये एक टेक्निक होती है, आपको याद है बेटा आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर मुझसे पढ़ा था, तो वहां पर हमने बात करी थी एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में एक एमनियोटिक सैक होता है जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो बेटा ये जो फ्लूइड होता है ना, अगर इसको जो है निकाल लिया जाए, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से निकलता है, और इसको निकाला भी जाता है। इसको निकाला जाता है बेटा क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि जो बच्चा है कहीं उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, इसको अवॉर्ड कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो है ये खुद के लिए तो जो है बच्चा आगे इसकी खुद की सर्वाइवेबिलिटी में तो दिक्कत आएगी आएगी, इसके अलावा जो है आगे चल के सोसाइटी में ही फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए जो है ऐसे बच्चों को गिराना बेटा लीगल होता है। बट कुछ लोगों ने क्या करा, इसका इस्तेमाल करने लगे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। आखिर जानते हैं ये मेल है या फिर फीमेल है, अगर मेल है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, डिलीवरी तक जाओ, ठीक है। अगर फीमेल है तो भैया नहीं, हमें जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर मार दो। तो बेटा इस पर बैन लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए नहीं, बैन लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एमनियो इस पर एमनियोसेंटेसिस पर, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बेटा क्या लगा है, बैन लगा हुआ है। ये लीगल मेजर्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, जिससे कि बेटा क्या करा जा रहा है, फीमेल फीटिसाइड को रोका जा रहा है, ठीक है। बट आज के टाइम पर बेटा कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो पैसे के खातिर जो है बेटा करते हैं ये सारे काम, बताते हैं कि आखिर बेबी का सेक्स क्या है, ठीक है। और देखो आगे किस पर फोकस करा जाना चाहिए बेटा, इम्यूनेशन प्रोग्राम पर, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर, ठीक है। और मास चाइल्ड इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि बेटा चाइल्ड का सर्वाइवल और हेल्थ जो है बेटा क्या हो, आपकी इंप्रूव हो। जैसे आपने देखा है बेटा आज के टाइम पर क्या होता है, जैसे ही बच्चा जो है आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद क्या होता है, उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन के क्या दिए जाते हैं बेटा, उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि आगे चल के कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है चल के बेटा आगे इसको क्या कर सके, इसको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स की भी बहुत ज्यादा जो है बेटा उस पर फोकस करा जाता है, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं बेटा किस पर, एमनियोसेंटेसिस पर। जरा ध्यान से अब आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट नीट का टॉपिक है बेटा। अब जरा देखो मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूं, ये जरा देखो, क्या आपको बेटा यहाँ पर बेबी दिख रहा है, ये देखो ये है बेटा एमनियोसेंटेसिस। तो होता क्या है, यहाँ पर आपको दिख रही है बेटा अल्ट्रासाउंड स्कैनर, और यहाँ पर आपको दिख रही है बेटा एक निडल। ये क्या दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रही है बेटा ये एक निडल, ठीक सर निडल दिख रही है। तो होता क्या है बेटा, ये जो बेबी आपको दिख रहा है इसमें कौन प्रेजेंट है बेटा, क्या एमनियोटिक सैक प्रेजेंट है, बिल्कुल, और उसके अंदर कौन सा है, एमनियोटिक फ्लूइड है। तो डॉक्टर क्या करता है, अल्ट्रासाउंड मशीन देखी है आपने, बिल्कुल देखी होगी, सोनोग्राफी जो कराने जाते हो तो वो क्या करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है इस तरीके से बेटा जो उनके हाथ में होता है ना, उसके ऊपर एक जेल सा लगाते हैं, और क्या करते हैं बेटा उसको जो है इस तरीके से जो होता है आपका पेट के ऊपर उसको इस तरीके से रखते हुए बेटा यूं करते हैं और सुई लेते हैं, और जो है देखते हैं जहां पर इसके थ्रू क्या करते हैं बेटा, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये आपको ये दिखाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर अंदर कहां पर प्रेजेंट है। तो इससे देखते हैं कि एमनियोटिक सैक कहां पर, और जहां पर एमनियोटिक सैक है वहीं पर आपकी जो है निडल लेके जाते हैं, बहुत पतली होती है, और अंदर इस तरीके से एमनियोटिक सैक में घुसाते हैं, और वहां से फिर क्या करते हैं, इसको इस तरीके से खींचते हैं बेटा निडल को, और एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर ले लेते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड से बेटा पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का जो है सेक्स क्रोमोसोम कौन सा प्रेजेंट है, एक्स एक्स है या फिर एक्स वाई है, इसी को कहते हैं बेटा क्या। वैसे इसका जो करा जाता है बेटा, एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल करा जाता है बेटा आपका पता लगाने के लिए कि कहीं बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। बट कुछ लोग क्या होते हैं, ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, वो इससे क्या करते हैं, बच्चे का जो है बेटा सेक्स डिटरमाइन करते हैं, और फिर बाद में अगर फीमेल होती है तो उसको मार देते हैं। क्या आपको एमनियोसेंटेसिस समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे बताएं। डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। यहां पर आपको दिख रहा है बेटा एमनियोटिक फ्लूइड, ये देखो निडल को क्या करा गया बेटा, निडल को इंसर्ट करा गया थ्रू टमी
टू टेक आउट एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड से पता लग जाता है बच्चा बेबी का सेक्स क्या है। तो ये एक्चुअल में क्या है बेटा, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या करा जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को जो है बेटा विड्रॉ करा जाता है, निकाला जाता है कहां से, फीटस से। पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस होता है बेटा एनालाइज करना। किसको एनालाइज करना, आपकी फीटल सेल्स को और डिजोल्व सब्सटेंसेस को। और इसको जो है करने से क्या मिलेगा बेटा, इससे डिटेक्ट करी जा सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक डिसीज होती है उनके बारे में जाना जा सकता है कि कहीं बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं हीमोफीलिया तो नहीं है, कहीं सिकल सेल अनीमिया तो नहीं है, यानी कि कोई घातक बीमारी तो नहीं है जो उसकी लाइफ के लिए खतरा है, जो आगे चल के उसको कोई समस्या दे। यानी कि सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस की बात यहाँ पर करी जा रही है। ये डिटरमाइन करता है ये टेस्ट बेटा सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस को। अगर बेटा उसके अंदर कोई समस्या है तो फिर गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप इस बच्चे को क्या कर सकते हो, अवॉर्ड कर सकते हो। बट कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करने लगे तो सरकार ने फिर बेटा क्या करा, बैन लगा दिया। ठीक, आपको समझ में आ गया, बढ़िया। आप आगे देखिए, अब हम बात करते हैं बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जरा देखिए, एनकरेज्ड बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके द्वारा करी जा रही है बेटा, गवर्नमेंट एजेंसीज और आपकी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज यानी कि एनजीओ के द्वारा। बढ़िया। एम क्या है बेटा, जो ये जो रिसर्च करी जा रही है इसका एम है बेटा डिस्कवर करना न्यू मेथड्स को और इम्प्रूव करना एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बेटा टेक्निक्स हैं इनको क्या करना, इनको इम्प्रूव करना कि और कैसे हम इनको बेहतर करें जिससे कि बच्चा जो है और अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको मिले, और इसके अलावा नए मेथड्स को डिस्कवर करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल है बेटा सहेली। सहेली क्या है, सहेली एक्चुअली में बेटा आपकी जो है क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। सहेली क्या है, सहेली एक बेटा गोली है। सहेली क्या है, एक गोली है। अब ये जो गोली है बेटा इसको जो है आपको पता है गोली को कैसे लेते हैं, गोली को क्या लेते हैं बेटा, मुंह में डालते हैं, पानी डालते हैं और पी लेते हैं, ठीक है, निगल जाते हैं। तो इस तरीके से जो बेटा दवाइयां ली जाती हैं उसको क्या कहते हैं, ओरल। आपने देखा होगा ओरली, ओरली लेना कहते हैं इसको। यानी कि ये कैसी है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव की, जरा देखो। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो किसको कहते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो जरा देखिए ध्यान से। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेटा हम उसको कहते हैं या तो कोई डिवाइस को भी कहते हैं या फिर टेक्निक को कहते हैं, डिवाइसेस और मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कोई भी बेटा ऐसा मेथड या फिर ऐसी डिवाइस जो कि प्रिवेंट करता है बेटा प्रेगनेंसी को, उसी को आप कहते हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसी को आप कहते हो बेटा क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जैसे कि इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है क्या बच्चा आपका, कॉन्डोम या फिर कॉन्डम, जिसको बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि एक ऐसा डिवाइस या फिर कोई एक ऐसा मेथड जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके उसको हम कहते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया बच्चा आपका कॉन्डोम। बढ़िया। अब जरा देखो, ऐसे ही बेटा एक कॉन्ट्रासेप्टिव है आपका सहेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सहेली। सहेली क्या है, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है बेटा, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। और इसको डेवलप करा है किसने, सीडीआरआई ने, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसने डेवलप करा है बेटा इसको, इसको डेवलप करा है सीडीआरआई ने। इसको डेवलप करा है बच्चा आपके किसने, सीडीआरआई ने। तो आपसे पूछा जाएगा सहेली के बारे में, तो आपसे पूछा जाएगा सहेली के बारे में, जिसमें आप बताओगे कि ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, डेवलप इसको कराए सीडीआरआई ने, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में बेटा मौजूद है। ठीक, इंडिया में कहां पर है ये जो है लखनऊ में है। इन्होंने क्या करा, एक ऐसी टैबलेट बनाई जिससे कि अगर एक महिला जो है बेटा, इसको क्या होता है, अगर कोई महिला इसको लेती है तो क्या होगा बेटा, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और इसको जो है हफ्ते में एक बार लिया जाता है। कैसी है, नॉन स्टेरॉइडल होती है। इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस मिलता है जिसको कहते हैं बेटा सेंट क्रोमिन। क्या कहते हैं, सेंट क्रोमिन। लिखा है इसके बारे में, चलो आओ, चलो देखो लिखते हैं। ये देखो, तो यहां पर आप जो हेडिंग डालो बेटा सहेली, सहेली।
तो सहेली क्या है, तो सहेली के बारे में मैंने आपको बताया बेटा। सहेली क्या है आपकी, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और फीमेल, फीमेल के लिए है बेटा। ये क्या है एक्चुअल में, ये गोली होती है। तो आप लिखोगे बेटा यूज्ड वंस इन अ वीक पिल, या फिर आप लिख सकते हो बेटा वंस इन अ वीक पिल लिख दो सीधे, वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक पिल। ये क्या है बेटा, एक ही हफ्ते में सिर्फ एक बार एक ही गोली जो है बेटा लेनी होती है। कैसी है ये है बेटा आपकी नॉन स्टीरॉयडल, नॉन स्टीरॉयडल। ये होती है बच्चा आपकी कैसी, नॉन स्टीरॉयडल, यानी कि स्टीरॉइड्स नहीं है ये। और इसके अंदर बेटा एक केमिकल सब्सटेंस मौजूद है जिसको आप कहते हो क्या, सेंट क्रोमिन। क्या कहते हो बेटा, सेंट क्रोमिन कहते हो। कंटेन्स, कंटेन्स केमिकल नोन एज, कंटेन्स केमिकल नोन एज सेंट क्रोमिन। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं बेटा आपका सेंट क्रोमिन, सेंट क्रोमिन। बताओ क्या आपको समझ में आ गया। हाँ आपको समझ में आ गया। करता क्या है सर ये गोली आखिर करती क्या है। चलो आओ अब इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं, तो जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। आइए मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। मैंने कहा ना जहां पर कंसेप्ट होगा बेटा वहां पर बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट दिया जाएगा। तो जरा देखना जरा ध्यान से, ये देखो, ये मैंने इस तरीके से आपका क्या बनाया बेटा, ये देख, ये क्या दिख रहा है तुझे, ये है आपकी एंडोमेट्रियम। तो ये है बच्चा तेरी क्या, एंडोमेट्रियम। ये है तेरी एंडोमेट्रियम। और इस एंडोमेट्रियम पे क्या होता है बेटा, इस तरीके से प्रेजेंट होता है क्या, इस तरीके से इस पर प्रेजेंट होता है एक रिसेप्टर। और रिसेप्टर किसका होता है, ईस्ट्रोजन का। आपको याद होगा कि जो है एंडोमेट्रियम को डिवाइड करने के लिए बेटा किसकी जरूरत पड़ती है, ईस्ट्रोजन की। ईस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन। और हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करके ही क्या दिखाता है, वो अपना काम दिखाता है। तो ईस्ट्रोजन आएगा, इससे बाइंड करेगा, और बाइंड करने से क्या होगा, ईस्ट्रोजन आएगा, इससे बाइंड करेगा। और फिर क्या करेगा, जैसे ही ईस्ट्रोजन इससे आके बाइंड कर जाएगा बेटा, क्या होगा, आपकी जो एंडोमेट्रियम है इसकी बेटा थिकनिंग शुरू हो जाएगी, प्रोलिफरेशन यानी कि डिवीजन शुरू हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगी, आपकी थिकनिंग हो जाएगी एंडोमेट्रियम की, यानी कि ये तैयार हो जाएगी किसके लिए बेटा, इम्प्लांटेशन के लिए। क्या नॉर्मली यही फंक्शनिंग होती है, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो आओ देखो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रही है बेटा एंडोमेट्रियम, ये आपको दिख रही है एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम पर ये आपका प्रेजेंट है बेटा क्या, ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर, ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर। और देखो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, चलो आओ देखो जरा ध्यान से देखा। ये देखो सपोज करो इस तरीके से कौन आया, आपका ईस्ट्रोजन आ गया। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया बेटा ईस्ट्रोजन। ये मैंने क्या बना दिया, ईस्ट्रोजन। तो जैसे ही इससे क्या होता है बेटा, ईस्ट्रोजन की बाइंडिंग होती है। तो ईस्ट्रोजन बाइंडिंग, ये मैंने यहां पर आपको दिखाई है ईस्ट्रोजन की बाइंडिंग। जैसे ही बेटा आपका क्या होता है, ईस्ट्रोजन आता है अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बाइंड होते ही बेटा यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से जैसे ही आपकी बाइंडिंग होती है किसकी बेटा, ईस्ट्रोजन की। तो यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, तो जरा देखो, तो यहाँ से बेटा स्टार्ट हो जाता है क्या, स्टार्ट हो जाता है आपका एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन। आपका स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन। तो ये तो है इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो सहेली है देखो, सपोज करो ये है आपकी क्या पिल, ये है बेटा आपकी सहेली। किसी महिला ने क्या करा बेटा, आपकी जो है सहेली को ले लिया, ये है बेटा सहेली। तो सहेली को लिया, अब ये सहेली पता क्या करती है, ये सहेली जो है बेटा आपकी, ये जो सहेली आपको दिख रही है, ये सहेली क्या करेगी, ये जो है बेटा इस तरीके से जाएगी, और ये जाके क्या करती है, इस रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देती है। इस रिसेप्टर को क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। ये क्या करती है, ये जो सहेली पिल आपको दिख रही है, सहेली की ये जो पिल है बेटा,
ये क्या करेगी, ये जो है जाके बेटा मॉडिफाई कर देगी किसको, मॉडिफाई कर देगी बेटा किसको, मॉडिफाई कर देगी ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को, मॉडिफाई कर देगी ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को क्या कर देगी बेटा, मॉडिफाई कर देगी। और जैसे ही ये मॉडिफाई होगा, क्या ईस्ट्रोजन अब आके इससे बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ईस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा तो आपकी बेटा क्या होगा, ईस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका जो है एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन भी स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी। और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी तो बेटा अल्टीमेटली क्या करेगा, ये प्रिवेंट कर देगा किसको, इम्प्लांटेशन को। तो बेटा अल्टीमेटली हुआ क्या, तो अल्टीमेटली आपका क्या हुआ, अल्टीमेटली आपको देखने को मिला कि जैसे ही बेटा आपका ये ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर्स ने मॉडिफाई कर दिया तो ईस्ट्रोजन की बाइंडिंग नहीं होगी, ईस्ट्रोजन की बाइंडिंग नहीं होगी तो प्रोलिफरेशन भी नहीं होगा। इस वे में क्या होगा, इस तरीके से जो है बच्चा ये क्या कर रही है, ये प्रिवेंट कर देती है किसको, इम्प्लांटेशन को। ये प्रिवेंट कर रही है किसको बेटा, आपके इम्प्लांटेशन को। इसने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया किसको, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इसने जो है बेटा इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इम्प्लांटेशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत है बेटा, एंडोमेट्रियम की। अगर एंडोमेट्रियम तैयार है तो आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, बट एंडोमेट्रियम तो तैयार ही नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई तैयार, क्योंकि जो आपका बेटा क्या था, क्योंकि जो आपका बेटा रिसेप्टर था वो मॉडिफाई हो गया, अब उससे ईस्ट्रोजन बाइंड नहीं कर पा रहा। ईस्ट्रोजन बाइंड नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन भी नहीं होगा, और एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी, और थिक नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सहेली कुछ इस तरीके से आपका वर्क करती है। बताओ समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। हटू मैं एक बार, तो देख लो जरा ध्यान से आप, बताओ समझ में आ गया सहेली किस तरीके से वर्क करती है। और मैंने आपको बता दिया बेटा वंस इन अ वीक पिल है ये, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक बार लेता है। कौन लेता है, फीमेल्स इसको लेती है। ठीक है, हो गया। आओ देखो, और किसने डेवलप करी है बेटा, CDRI, जो कि लखनऊ में इनका मौजूद है इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेटा यही सारी डेफिनेशन, यही सारी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। और कैसी है, आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। ठीक है, यानी ओरली इसको जो है बेटा इस पिल को लिया जाता है। अब देखो आगे, अब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं बेटा, इंडिकेटर्स ऑफ इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब एक सोसाइटी या फिर बेटा जो है आपकी एक सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी या नहीं है, उसके इंडिकेटर्स क्या है। तो उसका सबसे पहला इंडिकेटर है बेटा क्या, उसका सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है बेटा अवेयरनेस, यानी कि अवेयर होनी चाहिए वो सोसाइटी, उसके पास बेटर नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में। दूसरा, मेडिकल इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि बेटा इंक्रीज्ड, क्या बढ़ा हुआ होना चाहिए, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, जो डिलीवरीज हो रही हैं बेटा वो किसकी मदद से हो, आपके जो है प्रोफेशनल्स के अंडर हो। ठीक है, और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाए तो माँ और बच्चे दोनों की केयर, यानी कि पोस्ट नेटल केयर जो है होनी चाहिए। इससे होगा कि अगर पोस्ट नेटल केयर ढंग से होगी तो बेटा क्या होगा, मैटरनल मोर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इन्फेंट मोर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी बेटा, डिक्रीज हो जाएंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, एक सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी या नहीं है, उसके इंडिकेटर्स क्या है। तो सबसे पहला इंडिकेटर है बेटा अवेयरनेस, कि वो सोसाइटी जो है उसके पास एक अच्छी नॉलेज है या नहीं है किसके बारे में, सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में। दूसरा, वहां पर मेडिकल इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। मेडिकल इंप्रूवमेंट से हमारा कहने का मतलब है कि जो डिलीवरीज हो रही है बेटा वो जो है प्रॉपर प्रॉपर जो है बेटा मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होनी चाहिए, यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है बेटा उनके जो है बेटा अंडर आपकी डिलीवरीज होनी चाहिए। और उसके बाद माँ और बच्चे का एक अच्छे से ख्याल रखा जाना चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तो क्या होगा बेटा, इससे जो इन्फेंट की मोर्टिलिटी होती है, यानी बच्चे जो मर जाते हैं वो उनकी जो रेट है बेटा वो डिक्रीज कर जाएगी। और जो माँ मर जाती है बेटा प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि बच्चे को डिलीवरी देते समय कभी कभी हो जाती है बेटा कुछ ना कुछ, अगर अच्छी आपकी जो है बेटा मेडिकल क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट्स हैं तो मैटरनल मोर्टिलिटी भी आपकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, आगे देखो, इसके अलावा बेटा फैमिली प्लानिंग सक्सेस, अगर आपका जो प्लान था बेटा अगर वो सक्सेस कर लेता है, अगर एक जो है रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है, तो वहां पर आपको देखना मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगी, स्मॉल फैमिलीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको पता लग जाएगा।
दूसरा डिसीज का कंट्रोल हो जाएगा, डिसीज जो है बेटा वो आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। डिटेक्शन होगा किसका बेटा, आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी होगा। हेल्थ केयर एक्सेस हो जाएगी बेटा, इंप्रूव्ड हो जाएंगी क्या बेटा, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज रिप्रोडक्टिव इश्यूज के लिए। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स है जो बताते हैं कि एक सोसाइटी जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या फिर नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया? हमने पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा, फिर उनके जो है बेटा सॉल्यूशंस को जाना, और जो है मैंने आपको बेटा सहेली के बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आओ। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और मैंने कहा ना ये कहानियां हैं, जहाँ पर बेटा कंसेप्ट होगा, जैसे कंसेप्ट था सहेली का मैंने आपको दिया, आगे भी आपको ऐसे ही कंसेप्ट मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।